जय माता दी दोस्तों। तो आज आपकी नई कहानी में फिर से स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ, अरे महारानी कब तक बच्चों का बहाना करके बैठी रहोगी। कब से कह रही है, बेटी दामाद आने वाले हैं, खाने की तैयारी कर लो। समझ में ही नहीं आता तुम्हें। बात काफ़ी गुस्से में गरजती हुई बोली पड़ी। निकिता जी, सास की बात सुन खुशी से आंखों में आंसू आ गए। अब उसने अपनी मासूम सी बेटी की ओर देखा और बोला, माँ जी कैसे उठूं, देख रही हैं आप कितना तेज बुखार है बाबू को। एक मिनट भी उसे अकेले छोड़ नहीं सकती। ऐसे में मैं कैसे खाना बनाऊं। आप बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। बहू तुम्हारा दिमाग खराब है, बाहर से ऑर्डर कर दूं। तुम्हारे बाप ने भेजे हैं पैसे बाहर से ऑर्डर करने के लिए। और क्या कर रही हो तुम? बैठ के बाबू के पास बैठी हो ना, तो वह तो सोई हुई है आराम से। तो जाकर खाना बनाओ चुपचाप से। दामाद के आने में मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जितना सामान बोला है सब कुछ बन जाना चाहिए, और मीठे में तो गाजर का हलवा चाहिए ही चाहिए। कहते हुए गुस्से में निकिता जी चली गईं और हाल में जाकर आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। इधर जब खुशी ने देखा कि उसकी बाबू की तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा, बुखार और तेज होता जा रहा, बाबू बुखार से तप रहा है, और भागते हुए निकिता जी के पास जाकर कहती है, माँ जी प्लीज़ जल्दी गाड़ी बुलवा दीजिए। बाबू को डॉक्टर के पास ले जाना है, बहुत ज़रूरी हो गया है। बाबू को घर की दवाई से कोई आराम नहीं हुआ, बुखार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब बाबू को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी मंगवाकर गाड़ी की कीमत दूं, डॉक्टर की फीस तो को दवाई भी दूं। अच्छा खासा तुमने 5-6 हज़ार का बिल तैयार करके बैठे बिठाए, रुको लेकर आती हूँ मैं दवाई। कहते हुए निकिता जी मोहल्ले के डॉक्टर के पास से बताकर दवाई ले आईं। दवाई खाते ही बाबू को उल्टी होने लगी। बिल्कुल आराम न हुआ बाबू को। वह परेशान हो गई। खुशी बाबू को गोद में लेकर रो पड़ी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बार बार अपने पति राजेंद्र को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन राजेंद्र का फ़ोन नहीं लग रहा था। वो 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से गया था। रो पड़ी खुशी, और आंखों में आंसू रुकने के नाम ले ही नहीं रहे थे। क्या करें, कहाँ जाएं? तभी निकिता जी फिर गुस्से में कड़कड़ाती हुई आवाज़ में बोलती हैं, अरे बहू कुछ तो शर्म कर लो। आज तो तुम मेरी बेइज्जती की लुटिया ही डुबो दोगी। कितनी बार बोला मैंने कि दोपहर होने वाली है, खाने का नामो निशान तक नहीं है, और अभी तक तुमने गाजर का हलवा भी नहीं बनाया है। पता है ना दामाद जी को कितना पसंद है। लगातार बाबू के पास बैठी हो। अरे बैठने से उसको आराम हो जाएगा तो मैं बैठ जाती हूँ। जाकर तुम खाना की तैयारी करो। सास की बातें खुशी के दिल में और भी छलनी की देती थी। माँ की बाबू को इस दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा था। आप प्लीज़ गाड़ी मंगवा दीजिए, डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। अरे बाबू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। माँ जी प्लीज़ समझिए, इसकी हालात ख़राब हो रही है। अरे बहू, छोटी मोटी बीमारी में तुम लोग इतना घबरा जाते हो, समझ में ही नहीं आता मुझे। अरे दवाई ही धीरे धीरे आराम करेगी। उसे सुला दो और धीरे धीरे सोने दो। थोड़ी देर में सो जाएगी, आराम हो जाएगा। मैंने भी बच्चे पाले हैं, कोई तुम नए माँ नहीं हो। माँ जी, बाबू की उल्टी रुक ही नहीं रही है। माँ जी, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और बहू तुम भी तो समझने की कोशिश करो। मैं बैठी हूँ इसके पास, तुम जाओ खाना की तैयारी करो। खुशी समझ गई निकिता जी के आगे रोकर कुछ नहीं होने वाला। खुद का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था, बाहर निकलने नहीं देगी, और वह जाएगी भी तो कहाँ, गाड़ी बुलाएगी, ना ही घर से बाहर जाने देगी। और राजेंद्र का फ़ोन नहीं लग रहा। फ़ोन लगा कर होगा ही क्या, राजेंद्र दूर गए हैं, उन्हें तो आने में ही टाइम लगेगा। जब खुशी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने तुरंत अपने भाई को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताकर उसे तुरंत बुलाई। भाई के आने से पहले खुशी ने अपने और बाबू के कुछ कपड़े पैक कर लिए। करीब आधे घंटे बाद ही खुशी का भाई भी आ जाता है। खुशी के भाई को देखते ही निकिता जी का भव तन हो जाती है।
अरे बेटा, क्या बात है? माँ जी, वो दीदी बुलाई थी। बाबू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। अरे तो हम क्या मर गए थे बेटा? हम भी तो दिखा ही रहे हैं डॉक्टर के पास। बताओ, भाग में कर डॉक्टर के पास से दवा ले आई, फिर भी तुम्हें बुला लिया। चलो कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से दिखा कर ले आओ। बहू जरा जल्दी आओ, जल्दी आओ। तभी तो घर का काम भी पड़ा है। भाई मेहनत आने वाले हैं बेटी, जरा जल्दी करना। अब निकिता जी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब खुशी का भाई जाएगा डॉक्टर के पास, उसके खर्चे लगेंगे, उसके पैसे लगेंगे। निकिता जी बड़ा ही मीठा बोलते हुए खुशी के पास गई। बहू जल्दी जा, बेटी को दिखा के वापस भी लाना। देखो क्या कहता है डॉक्टर, और थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करना। खुशी ने कुछ भी नहीं बोला, धीरे से अपना बैग भाई को पकड़ाया और बाबू को गोद में लेकर निकल पड़ी। बैग देखते ही निकिता जी कहीं, बाबू यह बैग कैसा? अब बैग ले जाने की क्या ज़रूरत है? आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। नहीं माँ जी, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर, कभी नहीं आऊँगी। ऐसे घर में मुझे बिल्कुल नहीं रहना जहाँ पैसों की खातिर मेरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं सुबह से आपसे पैसे मांग रही हूँ, गाड़ी बुलाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ना आप पैसे देने को तैयार हैं, ना गाड़ी बुलाने के लिए तैयार हैं। अगर आपने टाइम पर पैसे दे दिए होते तो गाड़ी बुला दी होती। बाबू की हालत इतनी नहीं बिगड़ती। मैं जा रही हूँ अपने मायके और कभी नहीं आऊँगी ऐसा घर में जहाँ मुझसे काम की उम्मीद रखी जा रही हो। आपकी बेटी दामाद आ रहे हैं, खुद बनाओ और खुद सेवा करो। गाजर का हलवा बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, जो मर्जी हो बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। खुद की बेटी के लिए इतनी परेशानी और मेरी बेटी ही मरने के लिए छोड़ दिया। खबरदार बहू, बहुत जवान चलाने लगी हो तुम्हारी। भाई को देखकर कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? शर्म करो, दवाई लेकर आई थी मैं उसके लिए। धमकी किसको देती हो? मत आना कभी, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, नहीं बुलाऊंगी तुम्हें। जैसे जा रही हो वैसे ही मुंह उठाकर आओगी। नहीं ज़रूरत है तुम्हारे, जे देख लूँगी अपना घर। माँ जी, मोहल्ले डॉक्टर की दवाई और बिना मरीज को देखकर कैसे दवाई होती है? जो आराम ना होना चाहिए। सुबह से आई दवाई आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है? रही बात आने जाने की, तो मैं कभी नहीं आऊँगी ऐसे लोगों के बीच जहाँ किसी की जान की कीमत से ज़्यादा रुपये की अहमियत दी जाए। कहते हुए खुशी अब चली सीधे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब बाबू को देखा तुरंत एडमिट कर लिया, क्योंकि उल्टी की वजह से, ना खाने पीने की वजह से बाबू काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से बुखार तेज था, सर में दर्द था, टाइफाइड हुआ था, बहुत ही बुरी तरह से वह कमज़ोर हो गया था। खुशी ने अपने ससुराल में फ़ोन करके बाबू के एडमिट होने की बात बताई। खुशी के जाने के बाद निकिता जी बेटी दामाद को सारी बात बताकर 2 दिन बाद खाने पर बुलाया। 2 दिन बाद जब राजेंद्र आया तो निकिता जी अपने हिसाब से राजेंद्र को सारी बात बता दी। गुस्से में राजेंद्र खुशी को फ़ोन करता है। खुशी, ये क्या तरीका है? तुम मायके जाके बैठ गई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी पीठ पीछे तुम माँ से लड़ती हो, झगड़ती हो, मायके चली गई। पति के बात सुनकर रो पड़ी खुशी। उसने राजेंद्र को बस इतना ही कहा, राजेंद्र अब माँ को बिना कुछ बोले जो एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ चले आओ और अब सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुशी ने अस्पताल का पता बताकर फ़ोन काट दिया। राजेंद्र तुरंत ही आधे घंटे के अंदर में अस्पताल पहुंच गया। बाबू को एडमिट देख भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब बाबू के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में राजेंद्र को बताया, राजेंद्र वहीं सर पकड़ के रो पड़ा। उसकी बाबू की हालात इतनी ख़राब था कि जब भी पता नहीं था भागते हुए खुशी के पास गया। खुशी, यह क्या है? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि बाबू की इतनी तबीयत ख़राब है। तुम माँ हो, मैं भी बाप हूँ उसका। राजेंद्र की आंखों में आंसू थे। राजेंद्र, मैंने तुम्हें बहुत फ़ोन किया, तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने माँ जी को बोला, माँ जी गाड़ी बुलवा दीजिए, बाबू को डॉक्टर के दिखाने जाना ज़रूरी है। लेकिन शायद माँ जी को बाबू की जान से ज़्यादा प्यारे पैसे थे, इसलिए उन्होंने मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई लाई, वह भी आराम नहीं हुआ। उसके बाद भी माँ जी बाबू को दिखाने की तैयारी नहीं थी। इधर उधर से दवाई लाकर खिलाई जा रही थी। दवाइयाँ का उल्टा सीधा असर बाबू के ऊपर था। फिर
भी माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस गाजर का हलवा और बेटी दामाद के स्वागत की तैयारी करनी ही थी। राजेंद्र बाबू को जो भी हालत उसकी तुम्हारी माँ की वजह से हुई है, अगर मेरे बाबू को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जिंदगी भर उनका मुंह नहीं देखूंगी। सारी बात सुनकर राजन खुद परेशान था, हैरान था कि उसकी माँ उसके बच्चे के साथ ऐसा कर रही थी, उस मासूम से बच्चे के साथ, जबकि राजेंद्र अपनी सारी सैलरी का पैसा अपनी माँ को ही देता था, क्योंकि शुरू से ही निकिता जी घर की सारी जिम्मेदारियां देखती थी। घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, किसे क्या देना है, दारों तक की रिश्तेदारी निकिता जी पर ही थी। इसलिए राजेंद्र उनको अपनी सैलरी का पैसा देकर निश्चय रहता था कि माँ सब कुछ देख लेंगी। आज तक उसे पता चला कि कुछ नहीं देखती हैं। उसके परिवार को छोड़कर डॉक्टर से बात करके राजेंद्र बाबू का अच्छे से अच्छा इलाज करवाता है। करीब 2 घंटे बाद निकिता जी का फ़ोन आता है। राजेंद्र बेटा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे जीजा जी आए हैं, तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम आते ही निकल गए। पहली बार ऐसा हुआ कि राजेंद्र को अपनी माँ की बातें कांटों की तरह लगी। जी मैं आया। फ़ोन पर ही माँ से पूछे कि उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अस्पताल था, वहाँ पर चीखना चिल्लाना नहीं सही था, इसलिए राजन मन मार कर रह गया। लेकिन जब बार बार निकिता जी का फ़ोन आने लगा तो राजन कुछ सोचते हुए खुशी से कहता है, खुशी तुम थोड़ी देर बाबू का ध्यान रखो, मैं बस गया और आया। नहीं राजन, मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी, मैं अपनी बाबू को ऐसी हालात में नहीं देख पाऊँगी। तुम्हारे नहीं रहने होने से बहुत झेला है मैंने, बहुत कुछ रो पड़ी खुशी। और खुशी की बात सुनकर राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला रुंध गया। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, खुशी बस आधा घंटा दे दो मुझे, इसके बाद मैं तुम दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुशी ने कुछ भी नहीं कहा। राजन तुरंत अपने घर गया। जैसे ही हाल में पहुंचा तो खाने की टेबल पर उसके बहन जीजा जी बैठे किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे, पनीर की सब्जी, पूड़ी, सलाद, रायता, पापड़, अचार, पुलाव, दही भल्ले और साथ ही साथ सबका फेवरेट गाजर का हलवा। इतना सब कुछ माँ ने बनाया था। राजन ने ध्यान से अपनी माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर बाबू को लेकर जरा सी भी चिंता नहीं थी, बल्कि बेटी और दामाद के चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। हंसी देखकर ही बन रहे थे। जैसे ही निकिता जी की नज़र राजन के चेहरे पर पड़ी, तुरंत ही मुरझा गया। निकिता जी राजन के पास आकर बोली, बेटा तुम कब आए? आओ बैठो। कैसे है बाबू? आराम तो है ना उसे? आओ, थके होगे, बैठो, देखो तुम्हारे जीजा और दीदी आए हैं, इसके साथ बैठो और बातें करो, तुम्हारा भी खाना लगा देती हूँ। राजन ने बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की ओर देखा। कैसे माँ? उसे देखते ही एकदम से बदल गई, एकदम से सीरियस हो गई। लेकिन इस सीरियस में भी बेटी दामाद को इम्पोर्टेंट देना नहीं भूली। माँ मैं यहाँ बैठने और तुम्हारी तरह तरह के पकवान खाने नहीं आया हूँ। मेरा बाबू और मेरी पत्नी 2 दिन से बिना खाए पड़े हैं, यह पकवान कैसे खा सकता हूँ? माँ मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि आपकी हिम्मत कैसे इतनी पकवान बनाने की पड़ गई। आपको जरा भी बाबू की चिंता नहीं थी? क्या हालात था बना दिया है उसका। मैंने क्या किया बेटा? और क्यों 2 दिन से नहीं खाई है? माँ बेटी मायके से ही जाकर बैठी हैं। अच्छा अब समझी तो महारानी ने चिढ़ा दिया मेरे खिलाफ मेरे बेटे को। नहीं तो आज तुमने कभी अपने माँ से ऐसी बातें तक नहीं की थी। शायद यही मेरी गलती है कि माँ, जो आज तक मैं तुमसे बातें नहीं की। मैंने अपनी पत्नी को कभी मालकिन नहीं समझा, उसे भी कोई हक नहीं दिया, क्योंकि आप इस घर की बड़ी थी। मैंने आपसे पैसे रुपए सारी सैलरी आपको देता था ताकि आप सबका ख्याल बराबर रखोगी, घर की बड़ी मुखिया हो, यह ख्याल रखा। आपने मेरे बाबू को मौत के मुंह में ढकेल दिया। यह बैठकर पकवान बना रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता चल रहा। आज मेरी बाबू की जो हालात है आपकी वजह से है। अगर बाबू को कुछ भी हो गया तो तरस जाओगी अपने बेटे का मुंह देखने के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरा कुछ सामान रह गया है, उसे लेने आया हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। पत्नी और बाबू को लेकर कहीं और किराया की मकान लेकर रहूँगा। ऐसा अपना
घर और अपनों का साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। राजन तुरंत अपने कमरे में गया। खुशी और बाबू के कपड़े पैक करके तुरंत ही निकल गया। निकिता जी राजन को रोकती हुई रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन राजेंद्र की आंखों में आगे के समय का बाबू का हालात था। आखिर था तो वो भी एक बाप ही ना। निकिता जी की उसने एक बात नहीं सुनी, तुरंत ही बैग लेकर निकल गया। हॉस्पिटल बैग के साथ उसने खुशी को उसकी माँ के पास भेजा नहाने के लिए और खुद हॉस्पिटल में बाबू के पास रुका। करीब 10 दिन बाद बाबू को आराम हुआ, अस्पताल से छूट गई। इतने दिनों में राजेंद्र ने किराए के मकान भी ढूंढ लिया, सारी व्यवस्था भी कर ली। बाबू को अस्पताल लेकर वह तुरंत चला गया। निकिता जी को जब पता चला राजेंद्र सच में किराए का मकान लेकर रहने लगा है, बड़ी मुश्किल से राजेंद्र का पता करते रोती हुई राजेंद्र के पास गई। बेटा प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। बेटा घर चलो, तुम्हारे बिना वह घर सूना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से अपने आप को दूर मत करो। मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। जैसे तुम माँ हो वैसे ही मैं भी बाप हूँ। इस अपनी बच्ची की हालात ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अब इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रही बात आपको की, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके पास आऊँ तो बिल्कुल आऊँगा। मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, लेकिन आप यह सोचो कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस घर में नहीं आऊँ रहने, तो यह मुश्किल है। आप जाओ, अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी करो, रहो। हफ्ते में 2-3 दिन उन्हें लंच पर, डिनर पर बुलाओ, पकवान खिलाओ। यहाँ पर कम से कम मेरी पत्नी आज़ाद तो रहेगी। कल तो को कोई दिक्कत तो होगी, तो परेशानी होगी, तो उसके हाथ में 2 पैसे तो रहेंगे। बाहर निकलने की आज़ादी रहेगी, किसी की मोहताज नहीं रहेगी। खुद गाड़ी बुला सकती है, बच्चे को अस्पताल ले जा सकती है, दिखा सकती है। माँ, अब आप जा सकती हो। मेरा बाबू अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, उसे आराम की ज़रूरत है, अपने माँ बाप की ज़रूरत है। कहते हुए राजन तुरंत बाबू को लेकर कमरे में चला गया। बेचारी निकिता जी दरवाजे पर खड़ी रह गईं। राजेंद्र ने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा और ना ही खुशी ने। खुशी को देखकर निकिता जी कहीं, बहू कम से कम तुम तो समझो, तुम तो समझाओ बेटे को। क्या समझाऊं माँ जी, क्या समझाऊं? भूल गई हूँ मैं जो आपने किया मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ। और वैसे भी माँ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर जाइए, अपनी बेटी और दामाद को बुलाइए, उनके लिए पकवान बनाइए, गाजर का हलवा बनाइए। आपका दिन तो ऐसे ही कट जाएगा। आपकी ज़िंदगी में बहू, बेटे और पोते के लिए कोई जगह नहीं है। जाइए अपनी बेटी और दामाद के पास, बनाइए उनके पसंद के खाने और खिलाइए। अपनी बेटी नमक रोटी में भी खुश है। कहते हुए खुशी भी चली गई। अब निकिता जी को कुछ समझ में नहीं आया। अपना सा मुँह लेकर रोती हुई चुपचाप घर चली आई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि राजन ने अपनी माँ को की नहीं मानी और बहू ने उनके सामने जबान खोली। बेटी दामाद के चलते बेटे दामाद के प्यार में आज निर्मला जी अपने बहू और बेटे और पोते को खो चुकी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि यह कहानी कैसी लगी। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।